हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में बताया था। हम इस वीडियो में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आइए जानते हैं ऐतिहासिक काल वह कालखंड जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और संपूर्ण इतिहास पूरी तरह से पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों, पत्थर के औजार, मृत भांड, जीवाश्म आदि पर निर्भर है। ऐतिहासिक काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम, तमिलनाडु से पाषाणकालीन औजार खोजा था, इसलिए उन्हें भारतीय प्रगत ऐतिहासिक का जनक माना जाता है। किसे ऐतिहासिक जनक माना जाता है? ऐतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। अब बात करते हैं हम पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल का प्रारंभ 10,000 ईसा पूर्व से हुआ है। लक्षण एवं जीवन शैली। पुरापाषाण काल का मानव पूर्णतः खाद्य संग्राहक और शिकारी था। वह कृषि और पशुपालन से अनभिज्ञ था। पुरापाषाण काल में औजार क्वार्ट्जाइट, सल्क और प्लेट से बने बड़े आकार के बेलोड औजार जैसे कुल्हाड़ी, विरादड़ी आदि बनाया करते थे। पुरापाषाण काल में महत्वपूर्ण खोज आग का आविष्कार मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि इसका नियमित उपयोग आगे चलकर शुरू हुआ। पुरापाषाण काल में प्रमुख स्थल भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से आदिमानव द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे पुराने शैलचित्र मिले हैं। अतिपक्कम तमिलनाडु व हथनोरा, अतिपक्कम तमिलनाडु में मिला है और हथनोरा मध्य प्रदेश में। हथनोरा से भारत में मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य मिला है। अब बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक था। इसके लक्षण व जीवन शैली के बारे में हम बात करते हैं। इसकी जलवायु गर्म होने के कारण छोटे जीवों का शिकार बढ़ा। मध्यपाषाण काल में मानव ने पशुपालन की शुरुआत की। मध्यपाषाण काल में औजार बहुत छोटे होते थे, जिन्हें तकनीकी रूप से माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। मध्यपाषाण काल के प्रमुख स्थल राजस्थान, बागौर और आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। इन दोनों स्थलों से पशुपालन के सबसे प्राचीन और प्रथम साक्ष्य मिले हैं। सराय और नाहर राय और मधहदा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से मानव के कंकाल, युद्ध के साक्ष्य तथा आभूषण मिले हैं। अब बात करते हैं हम नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक समय बताया गया है। इसके लक्षण एवं जीवन शैली की बात करें तो यह मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी युग था। मनुष्य ने स्थायी बस्तियां बनाकर रहना शुरू किया। नवपाषाण काल में व्यवस्थित रूप से कृषि प्रारंभ की गई। नवपाषाण काल के औजार पत्थरों के औजारों को रगड़कर अत्यंत चमकदार और पॉलिशदार और नुकीला बनाया गया। नवपाषाण काल में महत्वपूर्ण खोज पहिए का आविष्कार और अनाज भंडार के लिए चौक पर बने मिट्टी के बर्तनों, मृतभांड को बड़े पैमाने पर विकास किया गया। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि, गेहूं और जौ का सबसे प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। नवपाषाण काल में कश्मीर के बुर्ज होम में गर्त आवास, गड्ढे वाले घर और मालिक के शव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के अनोखे साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा विश्व में धान चावल की खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 6,000 ईसा पूर्व पहले प्राप्त हुआ है।
अब बात करते हैं बिहार में चिरांत। यहाँ से भी भारी मात्रा में हड्डियों से बने औजार और विशेषकर हिरण के सींगों से बने हुए औजार प्राप्त हुए हैं। विदेशी यात्रियों एवं लेखक के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये समकालीन राजाओं, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज का निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। इन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनानियों की। यूनानी रोमन लेखक थे। प्रथम यूनानी टेसियस तथा हेरोडोटस के बारे में बात करेंगे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का वर्णन किया है। अब बात करते हैं मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। यह मूल रूप से लुप्त हो चुकी है, परंतु इसके अंश अन्य लेखकों के उदाहरणों में मिलते हैं। इसने मौर्यकालीन समाज को 7 जातियों में विभाजित बताया था। अब बात करते हैं डाइमिकस और डाइनोशियस। डाइमिकस सीरिया के राजा एंटिओशस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइनोशियस मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो सम्राट अशोक के दरबार में आया। अब बात करते हैं टॉलेमी और प्लिनी की। टॉलेमी ने 2री शताब्दी में प्रसिद्ध ज्योग्राफी भारत का भूगोल लिखी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्टोरिका लिखी, जिसे भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार का पता चलता है। अब बात करते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक का नाम अज्ञात है, परंतु इससे 1ली शताब्दी के भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं की सटीक जानकारी मिलती है। हम बात करते हैं चीनी यात्री की। चीनी यात्री मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के ग्रंथों के संकलन और पवित्र बौद्ध स्थल के दर्शन हेतु भारत आए। सबसे पहले फाहियान आया। यह गुप्त राजवंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था। उसने मध्य प्रदेश के समाज को सुखी और समृद्ध बताया तथा चंडालों की स्थिति का वर्णन किया। अब बात करते हैं चीनी यात्री हैंसांग की। हैंसांग, इसे यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि कहा जाता है। यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। उस समय वहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हैंसांग ने यात्रा के वृत्तांत को सी युकी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इत्सिंग की। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत की राजनीतिक सामाजिक दशा का वर्णन किया है। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों में अरबी और मुस्लिम लेखक की। अरबी मुस्लिम लेखक हुआ करते थे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अल-बरूनी। यह 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वह अरबी, फारसी और संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। उसकी कालजयी रचना किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद है। अल-बरूनी ने भारत की खोज की है। इसमें भारतीय समाज, खगोल शास्त्र, रीति रिवाजों और धर्म का अत्यंत गंभीर और निष्पक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता। यह मोरक्को का मूल निवासी था, जो कि अफ्रीका से था, जो 1333 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। तुगलक ने उसकी विद्वानता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया था। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम रहला है, जो कि अरबी भाषा में है। अब बात करते हैं हम सुलेमान और अल-मसूदी। सुलेमान 9वीं सदी में आया और उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा। अल-मसूदी ने राष्ट्रकूट,
शासकों के विषय में महत्वपूर्ण विवरण दिए।